हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी सेट पॉलिटिकल साइंस की, जो कि 28/4/2024 को हुआ था। उसकी आंसर की सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये अनऑफिशियल रहेगी आंसर की। ठीक है, जो भी इसमें आंसर मैं करूँगा वो क्या है, बुक्सों के द्वारा जो कलेक्ट या इंटरनेट के द्वारा जो कलेक्ट आंसर है वो रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे आपको क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूजीसी नेट के और पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर वीडियो, ठीक है, और पेपर 1 की लेक्चर वीडियो मिलती रहेगी। दिस इज़ माय अचीवमेंट। तो आप क्या है, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एचपी सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड्स, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा, अरेंज द फॉलोइंग वर्क ऑफ फ्रेंच फैनन। ठीक है, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, फर्स्ट बुक लिखी उन्होंने ब्लैक स्किन वाइट मार्क्स, जो कि 1952 में लिखी थी इन्होंने। ठीक है, फिर 4 ए डाइंग कॉलोनिज्म, ये लिखी थी इन्होंने 1959। फिर है 1 द रेस्ट ऑफ अर्थ 1961। उसके बाद टुवार्ड्स द अफ्रीकन रिवॉल्यूशन 1964। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नव लोकतांत्रिक क्रांति के सिद्धांत और मास लाइन की अवधारणा के लिए किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है माओ त्से तुंग। ठीक है, उन्होंने न्यू डेमोक्रेसी जो बुक लिखी थी उसमें उन्होंने बात की थी नव लोकतांत्रिक क्रांति की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। तो ये किसकी कोटेशन या किसके द्वारा क्या बोला गया है? तो ये है अरस्तु। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हन्ना अरेंट द्वारा कार्य का सिद्धांत दिया गया था? तो ये दिया गया था द ह्यूमन कंडीशन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राजनीतिक दार्शनिक ने सीमित संप्रभुता का विचार दिया? तो सीमित संप्रभुता की बात करते हैं जॉन लॉक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, ये इसमें ये डाउटफुल है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रक्रियात्मक न्याय का विचार किसके द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है जॉन रॉल्स के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिगल का मुख्य उद्देश्य खुले समाज के खिलाफ लड़ना और अपने नियोक्ता की सेवा करना था। तो ये है कार्ल पॉपर द्वारा कहा गया था। ठीक है, द एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी जो उनके द्वारा बुक लिखी गई थी उसमें उन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 9 है, नॉजिक के अनुसार निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को व्यक्तियों के बीच संपत्ति के हस्तांतरण का मार्गदर्शन करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा डाउट है। कहीं इसका आंसर परिणाम की समानता और कहीं इसका आंसर स्वैच्छिक सहमति और समझौता बता रहे हैं। तो आपको अगर राइट आंसर का पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रामशी की स्थिति के युद्ध की अवधारणा को संदर्भित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, समाज के भीतर वैचारिक प्रभुत्व स्थापित करने का संघर्ष। ठीक है, तो उसे उन्होंने स्थिति के युद्ध की अवधारणा के रूप में संदर्भित किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किमलिका द्वारा दी गई समूह विभेदित अधिकारों की अवधारणा निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करती है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अधिकार जो अल्पसंख्यक समूह की विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानते हैं और समायोजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन फौकॉल्ट की बाय पावर की अवधारणा को संदर्भित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। बाकी इसमें डाउट है, अगर आपको दूसरा लगता है तो कमेंट कर सकते हैं। 13 है, आधुनिकतावाद तदुपरांत निम्नलिखित में से किस धारणा को चुनौती देता है? तो ये है पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये ट्रेडिशन एंड हेरिटेज को
ये चुनौती देता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन फुकोल्ट की सरकारिता की धारणा को संदर्भित करता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, नागरिकों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकें और रणनीतियाँ। 15 है, असर्शन ऑरिजिन से कारण है फ्रेंच फैनन का काम द रेस्ट ऑफ द अर्थ उपनिवेशवाद पर उपनिवेशीकरण के प्रभाव का मनोवैज्ञानिक अन्वेषण करता है। बिल्कुल सही। फैनन ने तर्क दिया कि उपनिवेशवाद से मुक्ति के लिए उपनिवेशवादियों को अपनी संस्कृति को पुनः प्राप्त करने और अपनी मानवता पर दावा करने की आवश्यकता है। तो इसका ऑप्शन ए, कारण और दावा दोनों सत्य है और दावा और कारण सही इसकी व्याख्या है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। पंडिता रमाबाई महिलाओं के अधिकार के लिए अपनी वकालत में निम्नलिखित में से किससे प्रभावित थी? तो इसका राइट आंसर है सी, ईसाई धर्मशास्त्र और सामाजिक न्याय शिक्षाएं से। ठीक है। तिलक का राजनीतिक विचार निम्नलिखित में से किससे प्रभावित था? तो वो था हिंदू धर्म ग्रंथ और राष्ट्रवादी उत्साह। क्वेश्चन नंबर 18, पेरियार द्वारा अपने विचारों के प्रचार हेतु स्थापित पत्रिका का नाम क्या था? तो वो था कुड्डू रासू। ठीक है। 19 है, एम.एन. रॉय ने निम्नलिखित में से किसके लिए मार्क्स के क्रांति के सिद्धांत की आलोचना की थी? तो उन्होंने कहा था सर्वहारा तानाशाही पर जोर दिया था कि जब क्या है पूंजीपति का विनाश करके जब सर्वहारा शासन करेगा तो उनकी तानाशाही स्थापित हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, सावरकर को अक्सर हिंदुत्व शब्द से जोड़ा जाता है। भारत में अल्पसंख्यकों पर उनका नजरिया क्या था? तो वह क्या है अल्पसंख्यकों की पूर्ण समानता और नागरिकता अधिकार पर बल देते थे। ऑप्शन ए। 21 है, जयप्रकाश नारायण का मानना था कि संपूर्ण क्रांति के लिए निम्नलिखित में से किसमें बदलाव की आवश्यकता है? तो था केंद्रीकरण शासन से विकेंद्रीकरण शासन की ओर, जिसके लिए उन्होंने टोटल रेवोल्यूशन की बात की थी। ठीक है। 22 है, राम मनोहर लोहिया ने निम्नलिखित में से आज़ादी के बाद के भारत में किस राजनीतिक पार्टी की प्रभुत्व की आलोचना की थी? तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचना की थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा था 1962 या 4 में। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। महात्मा गांधी द्वारा विरोध और आत्मशुद्धि अपनाई गई उपवास तकनीक क्या थी? तो ये थी अंशा यानी कि अनशन। ठीक है। कहीं इसका आंसर उपवास भी बता रहे हैं, तो इसमें थोड़ा डाउट है। तो अगर आपको क्लियर है या पता है तो इसमें भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्रिंट कैपिटलिज्म शब्द किसके द्वारा दी गई ये रचना है? तो ये है ऑप्शन सी, बेंटिक एंडरसन द्वारा। ठीक है। इमेज कम्युनिटी की जो कॉन्सेप्ट है वो भी बेंटिक एंडरसन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, गैब्रियल आमंड ने संस्था की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके साथ प्रतिस्थापित किया है? तो ये भी फ्रेंड्स क्वेश्चन डाउटफुल है, क्योंकि इसमें क्या है फंक्शन, ठीक है, कार्य और संरचना उन्होंने दोनों की बात की है, तो इसमें से दो में से एक होगा। तो ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? इसमें जो ऑप्शन है वो गलत थे। ठीक है। तो इसका जो राइट पेयर बनता है, ठीक है, आमंड और पावेल स्ट्रक्चरल फंक्शन, सिडनी बर्बा सिविक कल्चर। ठीक है। ए का 3, रॉबर्ट मिशेल कुलीन तंत्र का लोह नियम, और बेंटिंग एंडरसन कल्पित समुदाय की बात करते हैं, इमेज कम्युनिटी की। तो ये कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं था, तो ये तो सबको मार्क्स मिलेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसने तर्क दिया कि तुलनात्मक राजनीतिक मुख्य रूप से पार्टियों, हितों और नेतृत्व संरचना से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है रॉयसी मैक्रिडिस और रॉबर्ट ई वार्डा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय न्यायपालिका द्वारा विभिन्न मामलों में संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा पर जोर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मामला मुख्य रूप से इस अवधारणा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। तो ये इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इसका 28 का 1। अरब इजराइल संघर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स जो पेरिस शांति सम्मेलन है इससे भी नहीं था ये। ठीक है। वर्साई की संधि जो 1919 में हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, इससे भी नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो है सर्वेस की संधि। ठीक है।
निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शक्ति संतुलन की प्रमुख धारणा नहीं है? तो 31 का जो राइट आंसर बन रहा है वो है डी। राज्य की सापेक्ष शक्ति स्थिति को मापा जा सकता है। किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते ने पहली बार देशों के लिए ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करना कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया? तो ये है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। ठीक है। तो इसका बी है। एनपीटी किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? तो ये तो डायरेक्ट था 1968। लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने वाले भारत बांग्लादेश भूमि सीमा किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे इसमें? तो ये 2019। ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी की स्थापना किन दो संगठनों के द्वारा? इसमें यहाँ कुछ, तो इसका जो राइट आंसर है द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी वाज जॉइंटली इस्टेब्लिश्ड बाय विच टू ऑर्गेनाइजेशन? तो फ्रेंड्स यहाँ देखो ये वर्ल्ड बैंक, इसका जो राइट आंसर हो सकता है वो है ए, बाकी मैं यहाँ डाउटफुल हूँ। ठीक है। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। वो कौन सा सिद्धांत था जिस पर गुजराल सिद्धांत ने अपने पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों के विषय में जोर दिया था? तो इसका देखो सैन्य संगठन और सुरक्षा समझौता भी नहीं था, आर्थिक प्रभुत्व और व्यापार प्रतिबंध भी नहीं था, विस्तारवाद और क्षेत्रीय आधिपत्य भी नहीं था। तो इसका राइट आंसर है द्विपक्षीयता और हस्तक्षेप की नीति। मोरगंथो के 6 सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजनीति उद्देश्य कानून द्वारा शासित होती है, बिल्कुल सही। मानव स्वभाव आंतरिक रूप से निराशावादी है, तो ये ऐसा मोरगंथो नहीं बोला आपने 6 प्रिंसिपल में। तो यहाँ 2 जगह तो कैंसिल हो गया। ठीक है। थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन के द्वारा इसको करते हैं। राजनीतिक नैतिकता सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत से ली गई है, तो इसमें मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ। इसका जो राइट आंसर है मेरे अकॉर्डिंग 1 रहेगा, बाकी आप कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संरचनात्मक तदुपरांत से संबंधित है? तो संबंधित नहीं है। ठीक है। यहाँ कवर नहीं हुआ है, ये फोटो पूरी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर इज नॉट एसोसिएट विद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, RBJ वॉकर। ये नहीं है, बाकी सारे संबंधित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विचार सैमुअल हंटिंगटन द्वारा नहीं दिया गया था? तो इतिहास का अंत, एंड ऑफ हिस्ट्री, ये फ्रांसीसी फुकुयामा द्वारा दिया गया है। बाकी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का संघर्ष, पॉलिटिकल डिके, राजनीतिक पतन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये तीनों कॉन्सेप्ट SP हंटिंगटन द्वारा दिए गए हैं। 40 है। निम्नलिखित में से कौन से पहलू रविंद्रनाथ टैगोर की सच्ची स्वतंत्रता के अभिन्न अंग है? तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या है, व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्रता प्राप्त करना, ये बात नहीं करते हैं। ये क्या है, व्यक्ति से समुदाय, समुदाय से समाज और समुदाय या समाज से ब्रह्मांड तक की बात करते हैं। तो ऑप्शन डी 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है अरविंदो घोष, तो ये थे द लाइफ ऑफ डिवाइन। ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर, तो इन्होंने लिखी है द माई ट्रांसफॉर्मेशन फॉर लाइफ। MN रॉय, तो MN रॉय की है इंडिया इन ट्रांजिशन। और पेरियार EV रामास्वामी, वाई वर वुमेन इनस्लेव्ड। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 42, लोकतांत्रिक परिवर्तन की अवधारणा किसने दी थी? तो ये दी थी SP हंटिंगटन ने, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 43 है नव निर्भरता के विचार से कौन सा विद्वान संबंधित है? तो ये है समीर आमीन और AG फ्रैंक थे। ठीक है। न्यू डिपेंडेंसी। ठीक है। न्यू डिपेंडेंसी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। ये UGC नेट से रिपीट हुआ क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से किसकी चर्चा पॉल आर ब्रास ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में भारत की राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में की है? तो पंजाब, उत्तर पूर्व और कश्मीर। ठीक है, तो जातिवाद की नहीं की है उन्होंने। तो सी देखो, अगर आप एलिमिनेशन मेथड से करते तो सी यहाँ था ए डी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का संविधान अपनी बुनियादी संरचना को संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार और लोकतंत्र के संदर्भ में परिभाषित करता है। बिल्कुल सही। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने और उनके आदर्शों की रक्षा करने के लिए न्यायिक समीक्षा प्रदान करता है जिन पर संविधान आधारित है। तो ए और दो दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के अटॉर्नी जनरल, ठीक है, निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। ठीक है, एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत का जो महान्यायवादी है वो क्या है? लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। बिल्कुल सही। ठीक है, ए। अब वो लोकसभा की एक समिति का सदस्य बनना नहीं, वो समिति का सदस्य नहीं बन सकता। तो दो यहाँ भी था, दो यहाँ भी था। ठीक है, लोकसभा में बोलना बिल्कुल सही, वो लोकसभा में बोल सकता है। लोकसभा में वोट करना नहीं, वो वोट नहीं करता। तो ए एंड सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 और 3। 47 है, भारत सरकार ने 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती या पंचायत विस्तार, पैसा, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया अधिनियम लागू किया। निम्नलिखित में से कौन सा इसके उद्देश्य के रूप में पहचाना नहीं गया है? तो स्वशासन प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य था। पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना नहीं। ठीक है, आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र बनाना, आदिवासी क्षेत्रों को, ठीक है, आदिवासी लोगों को शोषण से मुक्त कराना। ठीक है, ये सारे थे। लेकिन पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, ये इसका विजन नहीं था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 है, जब भारत का राष्ट्रपति किसी विशेष राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत आपातकालीन शक्ति का प्रयोग करता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो यहाँ दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन है। राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। बिल्कुल सही। उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा उसके अधिकार क्षेत्र के तहत प्रयोग की जाएगी, ये भी सही है। और अनुच्छेद 19 उस राज्य में निलंबित है। बिल्कुल सही। राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित कानून बना सकता है। तो इसका जो राइट आंसर लग रहा है ऑप्शन डी। ठीक है, बाकी अगर आपको करेक्ट आंसर पता है इसका तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 49 है, एम.एन. रॉय ने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया। कैबिनेट मिशन योजना के हिस्से के रूप में 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। तो ये ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 50 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संसद की सर्वोच्चता को प्रतिबंधित करता है? तो ऑप्शन बी संघीय व्यवस्था और न्यायिक समीक्षा। भारत में दबाव समूह को राजनीतिक दलों के साथ उनके करीबी संबंधों से परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल सही। कारण है इसका क्योंकि दबाव समूह ने सहभागी लोकतंत्र को मजबूत बनाया है। बिल्कुल सही। पार्टिसिपेटरी जो डेमोक्रेसी है उसको मजबूत किया है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है या स्पष्टीकरण है। 52 है, भारत में चुनाव प्रणालियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से दो कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के तहत विजेता वह उम्मीदवार होता है जिसे सबसे अधिक वोट प्राप्त होते हैं। और जो नोटा है वो 2024 में पेश किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने मांग राज्य व्यवस्था और आदेश राज्य व्यवस्था की धारणा प्रस्तुत की? तो इसका राइट आंसर है रुडोल्फ ने। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है, ये ऑप्शन सी राइट है। असर्शन और रीजन से फिर से पूछा गया था तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है फ्रेंड। मेरे को इसमें थोड़ा डाउट लगा कि सर्वोच्च न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति भारत की संसद द्वारा बनाए गए किसी भी नियम कानून के अधीन नहीं है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का प्रावधान करने वाले निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन सी आर्टिकल 20 और 21 ये इमरजेंसी के टाइम भी निलंबित नहीं होते।
मंत्रिपरिषद सरकार के संसदीय स्वरूप का केंद्र है। सरकार बहुमत दल से बनती है। तो ये दोनों सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है। इसका कारण ऑप्शन ए। भारतीय संसद में विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो जो भारतीय संसद को विशेषाधिकार की जो शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 105 के तहत, ठीक है, तो उसमें जो अकॉर्डिंग माय नॉलेज, तो संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामला उठाना। बाकी आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। 58 है, गांधी जी द्वारा किए गए निम्नलिखित आंदोलनों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। तो ऑप्शन बी, पहला क्या था उन्होंने? चंपारण 1917, फिर खिलाफत आंदोलन 1919, फिर दांडी मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 59, भारतीय संविधान की निम्नलिखित प्रारूपण समितियों का उनके संबंधित अध्यक्षों के साथ मिलान करना था। तो प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर, संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति अल्पसंख्यक और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्र से सरदार वल्लभ भाई पटेल, और संचालन समिति के थे K.M. मुंशी। तो ऑप्शन ए, ठीक है। अगर आपको एक ही पता होता तो भी आप इसको कर लेते, ठीक है। प्रारूप समिति B.R. अम्बेडकर ए। बाकी फर्स्ट का, पहले का ए कहीं भी नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। संसदीय 60 है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना ML फंड MP लैंड्स के तहत निधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका मुझे क्या है, ऑप्शन 4 गलत लगा। जिला प्राधिकारी को हर साल कार्यान्वयन के तहत सभी कार्यों को कम से कम 10% निरीक्षण करना चाहिए। तो ऑप्शन 4 यहाँ भी था, यहाँ भी था। बाकी मेरे को सही लगे तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो सकता है। बाकी आप इसमें अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 61 है, फर्जी पंजीकरण। तो ये था, अगर चुनाव चुनौतियाँ और चुनाव सुधार होता है तो इसका इलाज क्या है? फोटो पहचान पत्र। वोटों की गिनती में देरी अगर होती है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। चुनाव के दौरान हिंसा अगर होती है तो हम क्या है, चुनाव को चरणों में उसका मतदान कर सकते हैं, ठीक है। और अत्यधिक प्रतियोगिता, तो 4 का डी, उम्मीदवारों की जमानत राशि बढ़ाना, ठीक है, तभी वो कम हो सकती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 62 है, वायरन वेनर थे, ये थे, इन्होंने दिया था द इंडियन पैराडॉक्स, रजनी कोठारी द कांग्रेस प्रणाली, सुहास पलशिकर। तो ए का 2, 2 का 3 और 3 का 4 कांग्रेस के बाद की राजनीति, और योगेंद्र यादव तीसरा डेमोक्रेटिक उभार। 62 तो बिल्कुल सी, राइट आंसर इसका सी है, ठीक है। 63 है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान का लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना। बिल्कुल सही, ठीक है। जो 2000 रुपये दिए जाते हैं इसके तहत हर एक साल में 6 बारी दिए जाते हैं। छोटे और सीमांत किसानों को अक्सर वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें कृषि खर्चों को पूरा करने और अपनी आजीविका में सुधार करने के लिए समर्थन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये दोनों सत्य है और इसकी व्याख्या भी सही है। कॉरपोरेट प्रशासन शब्द मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो ऑप्शन सी, संरचना और प्रतिक्रिया जिनके द्वारा निगमों को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। तो राइट आंसर है इसका। 65 है, लोक प्रशासन के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित चरणों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये तो पब्लिक एक्ट का था, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। ऑप्शन डी सी सॉरी इसका राइट आंसर है। पहले राजनीतिक प्रशासन द्वंद्ववाद जो कि 1887 से 1926 तक चलता है, फिर आता है लोक प्रशासन का सिद्धांत, फिर चुनौती का युग, फिर आता पहचान का संकट। हाँ, फ्रेडरिक W. टेलर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक प्रबंधन का एक आवश्यक पहलू है? तो इसमें 2 में कन्फ्यूजन है, या तो इसका ऑप्शन राइट आंसर ए होगा, श्रम विभाजन या बाजार प्रतिस्पर्धा
अगर आपको करेक्ट आंसर इसका पता है तो कमेंट करें। स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेट्स शब्द का तात्पर्य है, तो यह है फ्रंट लाइन सार्वजनिक सेवा कर्मचारी जो नागरिकों से सीधे बातचीत करते हैं। असर्शन रीजन से फिर से क्वेश्चन है 68 है। आधुनिक राज्य बड़े और विविध है, जिनमें कई सांस्कृतिक और आर्थिक चुनौतियां हैं, और ये समस्याएं पिछले अनुभव के कारण और भी गंभीर हो गई है। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसके लिए इसका जो कारण है, 21वीं सदी की शुरुआत में भारत ने 3 नए राज्यों का उदय देखा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, जो कि 2000 में बने थे, और तेलंगाना 2014 में एक अलग राज्य के रूप में मान्यता मिली। तो इसका कारण है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर से असर्शन और रीजन से है, लोकतंत्र की प्रणाली सभी लोगों की समानता को मान्यता देती है, बिल्कुल सही, और आम लोगों की सरकार के लिए खड़ी होती है, ठीक है। तो इसका भी क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ इंग्लिश में देख लेते हैं, यहाँ थोड़ा फोटो पूरी नहीं आई है। द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी रिकॉग्नाइज द इक्वलिटी ऑफ ऑल पीपल एंड स्टैंड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ कॉमन पीपल, बिल्कुल सही बात की गई है कि लोकतंत्र क्या है, लोगों के की समानता के लिए होता है, और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो लोगों के लिए वो क्या है, स्टैंड खड़ा रहता है हमेशा, ठीक है, सरकार लोगों की भलाई के लिए। इट इज़ कॉमनली बिलीव दैट गवर्नमेंट इज लार्जली कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय पावर एलिट, तो ये भी सही है कि जो गवर्नमेंट है तो उसमें क्या है, लार्जली क्या है, एलिट पीपल होते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा वो चलाई जाती है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, कल्याणकारी राज्य की परिभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है सी, 1 2 3 4 ये सभी है, ठीक है। 71 है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास को प्रशासनिक और कानूनी विकास होता है। तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, मैक्स वेबर। निम्नलिखित में से कौन एक अर्ध सरकारी संगठन का उदाहरण है। तो इसे आप क्या है, गैर सरकारी संगठन भी कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वासी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ये क्या है, गैर सरकारी संगठन है। बाकी यूएनओ और IMF और WTO ये सरकारी संगठन है, ठीक है। 73 का है, कॉरपोरेशन अमंग नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जोसेफ ग्रीको, तो इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। और विले के लिए श्री अरविंद का दृष्टिकोण किस पर जोर देता है। तो वो देता है कलात्मक अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक पुनरुत्थानवाद, क्योंकि अरविंदो को क्या है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। हिगल के उनके दर्शन में गिस्ट शब्द का तात्पर्य क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें 2 ऑप्शन में डाउट है, या तो ए इसका है ब्रह्मांड का भौतिक पदार्थ या अंतिम वास्तविकता या पूर्ण सत्य। तो अगर इसका राइट आंसर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। 76 है, निम्न में से कौन सा सामाजिक संगठन RTI आंदोलन से संबंधित है। तो वो था मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन MSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS। नेक्स्ट है 77, रूसो का सुझाव है कि इस स्वाभाविक स्थिति में व्यक्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित किस घटक द्वारा प्रेरित होते हैं। तो इसमें भी ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करें। असर्शन और स्टेटमेंट से क्वेश्चन था, सार्वजनिक चयन दृष्टिकोण सिद्धांत प्रशासन के नौकरशाही मॉडल का समर्थन करता है। विसेंट ऑस्ट्रोम सार्वजनिक चयन दृष्टिकोण के समर्थक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, इन्होंने ही जो सार्वजनिक चयन दृष्टिकोण का सिद्धांत दिया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो लेखक है वो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी ये। 80 का है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निर्भरता सिंड्रोम का संबंध निम्नलिखित में से किस परंपरा से है। तो इसका डिपेंडेंसी सिंड्रोम इन इंटरनेशनल रिलेशन इज एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशन। तो ये है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से, ठीक है।
वो जो केनेथ वोल्टेज है वो बोलते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति है वो इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। जो देशों की जो स्थिति है वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इसलिए क्या है हमें स्ट्रक्चर पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, ठीक है। शक्ति पे की भी वो बात करते हैं, लेकिन वो शक्ति की अपेक्षा क्या है वो संरचना को पर बल देते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी। 81 है, बहुलवाद समाज में लोकतंत्र कमजोर होता है। बिल्कुल सही। बहुलवाद समाज एकता और विविधता पर आधारित होता है, तो ये गलत है। सत्य ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ये विविधता पे आधारित होता है, ना कि एकता पे। भारत के हाल ही के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित टिप्पणियों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर डी हो सकता है, पर मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ। तो अगर आपको राइट आंसर इसका पता है तो कमेंट करें। प्रतिबद्ध या बाउंडेड रैशनैलिटी की जो बात करते हैं वो करते हैं हर्बर्ट साइमन। तो ये नेट का रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। लोकपाल और लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो लोकपाल संस्था सबसे पहले स्वीडन में बनाई गई थी। बिल्कुल सही। आई थिंक 1906 के आसपास। अशोक मेहता समिति ने भारत में लोकपाल की स्थापना की सिफारिश की थी। बिल्कुल गलत। अशोक मेहता समिति आई थी 1978 में, जबकि लोकपाल भारत में 1966 में आई थी। मोरारजी देसाई द्वारा वो अध्यक्ष थे उसके। भारत के सभी राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी गई है। तो अभी ऐसा नहीं है, कुछ एक राज्य में की गई है लेकिन सभी राज्यों में नहीं की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 85 है, भारतीय महासंघ को एक साथ मिलकर चलने वाले संघ, न कि एक साथ मिलकर आने वाले संघ के रूप में किसने वर्णित किया है। तो ये क्या है, प्रणब वर्धन, ठीक है। 85 का है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। लैटिन अमेरिका में राष्ट्रवाद को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो वहाँ क्रियोल राष्ट्रवाद कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। किसी विधायी अधिनियम या कार्यकारी आदेश की संवैधानिक वैधता को उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस आधार पर चुनौती दी जा सकती है। तो यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो बिल्कुल सही, या यदि यह संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल है तो बिल्कुल सही, यदि उस प्राधिकारिता की पात्रता से बाहर है जिसने इसे बनाया है तो भी आप क्या है इसे चुनौती दे सकते हैं। तो 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 88 है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक वैधानिक कार्यकारी निकाय में भारत में महिला को आरक्षण का लाभ मिलता है। तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है। इसका ए भी हो सकता है, बाकी अगर आपको पता है तो कमेंट करें। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की व्याख्या भारत में पर्यावरण संबंधी जननीति आचुका को कारण होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 23 किसकी बात करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। और आर्टिकल 24 क्या है, बच्चों को किसी भी वो जो कारखानों में है वो उसको बाधित करता है कि वहाँ काम ना करें, ठीक है। लेकिन और आर्टिकल अनुच्छेद 10 क्या है, वो नागरिकता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 21, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। स्वावलंबन और सुगम्य भारत अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से नागरिकों के निम्नलिखित में से किस समूह का विकास और कल्याण करना था। तो ये लाई गई थी 2015 में। किसके लिए लाई गई थी, दिव्यांग लोगों के लिए, ठीक है। डेविड ईस्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक व्यवस्था में नियामक तंत्र है। तो डेविड ईस्टन क्या है, संचार चैनल, कम्युनिकेशन चैनल और गेट कीपिंग एट बाउंड्री की बात करते हैं। सोशल कल्चरल नॉर्म्स की बात नहीं करते हैं वो, ना ही डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेबिलिटी की बात करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3। 1940 तक तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो ये थी मानक, नॉर्मेटिव, ठीक है। ना तो ये व्यवहारिक थी 1940 तक, ना ही एनालिटिक और ना ही साइंटिफिक। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सी, नए सामाजिक आंदोलन में उत्तर भौतिक अभिन्यास होता है। आमंड और बर्बा के अनुसार लोकतांत्रिक समाजों में सिविक कल्चर निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो वो बात करते हैं पोरिचियल सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेट एंड पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है।
संकीर्ण और विषय सहभागी राजनीतिक संस्कृति। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, अगर आपने आमंड और बर्बा की जो सिविक कल्चर है उसको पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो ये बनाई थी बी आर अम्बेडकर, ए का 3। जस्टिस पार्टी से जुड़े थे पेरियार, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे लोहिया और भारतीय जनसंघ से जुड़े थे दीनदयाल उपाध्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 3, बी का ए, सी का 4 और डी का 2। क्वेश्चन नंबर 96 है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में निष्क्रिय क्रांति, तो रणबीर समदर द्वारा ये दी गई थी या लाई गई थी। ए का 4, ठीक है, और 2 का 1। राष्ट्र और उसके टुकड़े, तो पार्थ चटर्जी द्वारा, ठीक है। और कल्पित समुदाय की बात करते हैं, बेंटिंग एडरसन और एशियन ड्रामा गुरनाल मिडल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। 98 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो यह क्या है, निचली अदालतों से अपील सुन सकता है, बिल्कुल सही। यह मौलिक अधिकारों को बहाल करने की रिट जारी कर सकता है, आर्टिकल 226, बिल्कुल सही। यह अपने नीचे की अदालतों पर अधीक्षण और नियंत्रण रखता है, बिल्कुल सही। लेकिन जो हाई कोर्ट है वो क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच नदी जल विवाद का निर्णय नहीं ले सकता। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ई गवर्नेंस के निम्नलिखित में से कौन सी लाभ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 4, 5। 100 है, भारत के चुनाव आयोग के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति है। तो वो है संवैधानिक शक्ति, ठीक है। आर्टिकल 3 to 4 के तहत क्या है, इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की गई है। तो फ्रेंड्स ये थे एचपी सेट के 100 क्वेश्चन, इसका एनालिसिस हमने देखा। तो आपको अगर किसी भी क्वेश्चन पे डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑथेंटिक नहीं है, तो ये मैंने जो बुक्सों के द्वारा या गूगल पे सर्च करके ये इसके आंसर की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।